रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी बाजार बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि इस बार नंबर्स कैसे उतारेगा, ये एक बार समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी सुमित मिर्जा जुड़ रहे हैं। सुमित, आप दो हिस्सों में बताइएगा। पहले तो एक्स जियो करके बताइए कि रिलायंस के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। खासकर इसमें जीआरएम को लेकर क्वेश्चन है इस बार मार्केट के माइंड में कि जीआरएम्स कैसे आएंगे, ये ज़रा फैक्टरिंग है मार्केट के अंदर या फिर फैक्टर होने बाकी हैं, ज़रा इसके बारे में आप बताइए। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम देखें तो ज़रा म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे। रिलायंस के रेवेन्यूज फ्लैट रहेंगे, एबिटा में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो डिक्लाइन होगा वो सबसे बड़ा डिक्लाइन होगा पिछले 9 क्वार्टर्स में। मार्जिन्स भी कम आने की एक्सपेक्टेशंस है, अराउंड 15% के आसपास। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसमें 13% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो रिटेल में अराउंड 8 to 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और O2C बिजनेस जहाँ पे मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा उसमें 37% ड्रॉप देखने की एक्सपेक्टेशंस है ऑन एबिटा फ्रंट। और एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो भी स्टेबल ही रहेगा कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अब जो ओवरऑल अर्निंग्स है वो वीक इसलिए है क्योंकि विंडफॉल टैक्स लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। उसी के साथ अगर हम देखें तो ओवरऑल जीआरएम जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स थी वो भी उतरने लगी थी सेकेंड क्वार्टर में। और उसी के साथ प्रोडक्ट के जो स्प्रेड्स भी थे वो भी कम थे सेकेंड क्वार्टर FY22 में, FY23 में। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो सब नेगेटिव इम्पैक्ट था ऑयल एंड गैस, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट पे, वो थोड़ा बहुत ऑफसेट हो चुका था क्योंकि करेंसी, इंडियन करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट हो रही थी, तो वो थोड़ा बहुत टेलविंड मिला था O2C बिजनेस की तरफ। अब अगर रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो रिटेल बिजनेस में ग्रोथ इसलिए था क्योंकि जो स्टोर की मोनेटाइजेशन हो रही, न्यू स्टोर की मोनेटाइजेशन होने के कारण और हायर फुटफॉल्स होने के कारण। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। अब इसके अलावा कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी? पहले तो कंपनी का जो नेट डेट नंबर है वो किस तरफ जा रहा है, कौन से इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं रिटेल और न्यू एनर्जी वर्टिकल्स पे, इस पर ध्यान रखना होगा। उसी के साथ डिजिटल सर्विसेज की तरफ क्या प्लान्स है कंपनी के, और ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले क्या है कंपनी का, इस पे नजर रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे। एब्सोल्युटली, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के। और अगर जियो की बात करें सौमित, एक तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के सेंटिमेंट्स कैसे नजर आते हैं, क्योंकि टेलीकॉम में हम देख रहे हैं हायर सब्सक्राइबर डेटा भी इस वक्त आया है, क्या चीजें वॉच आउट करनी होगी, नंबर्स कैसे रहेंगे? रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स है। भले ही कंपनी का सब्सक्राइबर ग्रोथ इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत बेटर दिखा है प्रीवियस क्वार्टर से, बट आरपू ग्रोथ सबड्यूड रहेगा। सिर्फ 2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 176 के सामने 179 की नंबर एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू और एबिटा अगर हम देखें तो 5 to 6% हायर हो सकता है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अब जितना भी ग्रोथ हमें इस क्वार्टर में दिख रहा है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, वो सब्सक्राइबर और हल्का सा जो आरपू ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसी कारण से दिख रहा है। आरपू ग्रोथ इसलिए दिख रहा है क्योंकि सब्सक्राइबर्स 5G की तरफ मूव करेंगे। उसी के साथ अगर हम देखें तो सब्सक्राइबर्स अपग्रेड कर रहे हैं अपने प्लान्स, और इसी दम पे थोड़ा बहुत आरपू ग्रोथ हमें दिख रहा है। और सब्सक्राइबर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कुछ क्वार्टर पहले ही कंपनी ने अपने जो सब्सक्राइबर बेस था उसमें क्लीन अप किया था। जो भी अनयूज या डीएक्टिवेटेड सिम कार्ड थे उसको सब सब्सक्राइबर बेस से निकाल दिया गया था, और उसके बाद ही हमें अच्छा खासा ग्रोथ सब्सक्राइबर बेस में दिख रहा है। बट उसके अलावा कुछ चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी हमें रिलायंस जियो के अर्निंग्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी का जो 5G के मोनेटाइजेशन को लेके जो प्लान है उसकी तरफ क्या कमेंट्री आ रही है, उस पर ध्यान रखना होगा। उसके चलते आगे कैसे आरपू ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जियो फाइबर जो होम ब्रॉडबैंड बिजनेस है उसमें कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इस पर भी कमेंट्री क्या आता है कंपनी का, इस पर ध्यान रखना होगा रिलायंस जियो के अर्निंग्स में। ओके, ठीक है। तो कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि जियो के नंबर भी सबड्यूड ही रहेंगे। इसके अलावा अगर आप छोड़ दें रिलायंस के नंबर्स को तो वहाँ पे भी आपको कोई बहुत एक्साइटमेंट वाला ऐसा कुछ नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, शेयर थोड़ा चला हुआ है, इसलिए पूछना स्वाभाविक है कि अभी क्या किया जाए। विनय, आपसे होगा एक क्वेश्चन। इस समय रिलायंस का रेट है 2500, ये चला था 2350 से जब रिजल्ट्स की डेट आई थी। 150 रुपया सिर्फ रिजल्ट्स की डेट से चल चुके हैं। सौमित कहने के नंबर्स के अंदर कोई बहुत एक्साइटमेंट तो नहीं आने वाला। अगर आ गया तो शायद चलेगा, नहीं तो क्या यही रह जाएगा क्या शेयर? हमको क्या करना चाहिए? मैं रिजल्ट से पहले रिलायंस को लूं कि नहीं लूं, और अगर ले रखा है तो बेच दूं? जी, बेचने की तो सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं इसने एक टेक्निकल के तौर पे देखा जाए तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर से वापस एक रिक्लेम किया लेवल उसके ऊपर आ गया है। और रिसेंटली हमने देखा कि जो लो बना था रिलायंस में 2343
का विच वाज अ हायर बॉटम आल्सो, जो प्रीवियस बॉटम थी करीबन 2300 के आसपास थी, उसके बाद 2343 के करीबन यानी हायर बॉटम बनाई और प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था 2450 का वो क्रॉस किया है। तो कंप्लीटली वी कैन से दैट कि एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होना, तो ऑल दिस सजेस्ट दैट कि वी शुड कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू लॉन्ग पोजीशंस। और अगर प्योरली हम ट्रेडिंग के तौर पे देखें तो ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 2450 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और वो लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे रिलायंस में दिख रहा है वो करीबन 2600 के करीबन दिख रहा है, तो वहां तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो टेक्निकली तो डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड हुए हैं, तो ऑब्वियसली इसको देख के तो लग नहीं रहा है कि इसमें हम बेच दें। तो जो भी पोजीशन है आप 2450 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पोजीशंस अगर हैं तो उसे इंटैक्ट रखें। 2505 के लेवल्स, 2520 तक के लेवल्स हाँ, ये 2450 का जो विनय आपको लेवल बता रहे हैं ना, एक्चुअली ये 200 दिन की एवरेज